जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 100 महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था के, जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत मदद करेंगी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समितिगत निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो इसका आंसर होगा 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमडी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसके नाम से जानी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा फैजपुर के अधिवेशन में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा की अस्थायी सदस्य चुना गया था। किसे 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। भारतीय के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो स्वराज पार्टी ने 1924 में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूजा की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो इसका समाजवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो भारत का है सर्वाधिक व्यापक। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो संविधान जो है सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची की धारणा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं। भारत के नीति निर्देशक तत्व
संविधान में जो है आयरलैंड के आधार पर निर्मित किए गए। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो मूलभूत अधिकार लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट में देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था जो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना जो है भाग 9 में किया गया है। नेक्स्ट में देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 के क में दिया गया है। नेक्स्ट में देखते हैं, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो आवंटन की सूची जो है चतुर्थ अनुसूची में है। नेक्स्ट देखते हैं, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है दल बदल कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57 यानी अनुच्छेद 57। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका हो जाएगा असम में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसमें थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1956। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से प्रदान किया जाता है किसे? तो सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वो न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित जो है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकार मौलिक अधिकार को। नियुक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निषेधाज्ञा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा गोलकनाथ का मामला। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त
प्रतिबंधों को आरोपित करने का शक्ति किसके पास है? तो आरोपित करने का शक्ति जो है संसद के पास है। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ का हो सकता है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष के आयु को बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का। नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 के रूप में जोड़ी गई है। भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो शामिल है अनुच्छेद 51 के क में। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? अधिकतम समयांतराल जो है वो 6 माह की है। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो इसका समाधान कौन करेगा? तो इसका समाधान जो है संसद का संयुक्त सत्र करेगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो समस्त कार्यपालिका की शक्ति जो है उच्च सदन में निहित होती है। उच्च सदन में निहित होती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? चुनाव संबंधित विवादों को उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन की। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 को। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो अध्यादेश जो है वो 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधायी अधिकार। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो 12वां क्रम है उनका। ये प्रथम राष्ट्रपति भी थी, महिला राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की आयु सीमा है 35 वर्ष। राज्य में राष्ट्रपति
राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसमें जो है 12 हो जाएगा, 2 लोकसभा में होता है और 12 राज्यसभा में। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो भारत के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इसका भाग नहीं लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसको प्रस्तावित करना होता है केवल राज्यसभा में। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो वो अधिकार है संसद को। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली तथा पुडुचेरी का। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो ये होगा राज्यसभा का अध्यक्षता जो है असदस्य द्वारा, यानी उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनके अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो ये जो होता है 14 दिन के भीतर होता है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन तक। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो ये होगा भारत के उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, उनका सदस्य ना होते हुए भी। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में 2, लेकिन और राज्यसभा में 12 को करते हैं। लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1972 में। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों के चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां तथा 21वां, 7वां और 21वां। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर आते हैं? तो दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो है 543 और 2 जो है वो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से लोकसभा में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाँचवीं लोकसभा जो थी वो सर्वाधिक 5 वर्षों से अधिक वर्षों तक कार्य की थी। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो ये आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी ने।
संसदीय प्रशासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। इसी तरह जुड़े रहिए हमसे और आगे भी हम ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।